बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे डीजनरेटिव डिसऑर्डर पैथोफिजियोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 3 है। उसके अंदर जो डिजीज़ है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके अंदर है एक चीज़ है सेरेब्रल ऑटो रेगुलेशन। सेरेब्रल ऑटो रेगुलेशन का मतलब ये है कि हमारे ब्रेन को किस तरीके से या कितना ब्लड मिलता है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि द फ्लो टू द ब्रेन इज़ मेंटेन्ड एट तकरीबन हर मिनट में हमारे ब्रेन को 750 मिलीलीटर ब्लड मिलता है। ठीक है, ये जो है आपने याद रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, मतलब हार्ट से जितना भी आउटपुट जाता है उसमें से 1/6 जो है वो आपके रेस्टिंग कार्डियक आउटपुट जो होता है, मतलब अगर हार्ट जो है वो रेस्टिंग सिचुएशन में है और उससे जितना ब्लड निकल रहा है तो उससे 1/6 आपके ब्रेन में जाता है, जो कि तकरीबन 750 मिलीलीटर बनता है। ठीक है, तो हर मिनट में आपके ब्रेन को इतना ब्लड मिलता है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें जो है ऑटो रेगुलेशन जो है ये आपका लिखा हुआ है कि द ऑटो रेगुलेशन ऑफ सेरेब्रल ब्लड फ्लो इज़ एफिशिएंट विद इन अ MABP रेंज। MABP रेंज का मतलब क्या होता है? मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। कि अगर आपका ब्लड प्रेशर मीन जो सिर्फ आर्टरीज़ का ब्लड प्रेशर है, ठीक है, उसमें अगर वो नॉर्मल है तो वो आपके ब्रेन तक सही ब्लड पहुंचाएगा और सही जाए। फॉर एग्जांपल मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 60 to 140 mmHg। हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है ये सिर्फ आर्टरी की ब्लड प्रेशर की बात हो रही है, टोटली जो मतलब ब्लड प्रेशर उसकी बात नहीं हो रही, सिर्फ आर्टरी की। ठीक है, और टोटली भी इतना ही होता है, मतलब इसके आसपास होता है। नेक्स्ट जो है रिव्यू ऑफ सेरेब्रल सर्कुलेशन। सेरेब्रल मतलब हमारे ब्रेन को दो तरीके से या दो किस्म की आर्टरी से ब्लड मिलता है। एक है इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज और दूसरा है वर्टिब्रल आर्टरीज। ठीक है, ये दो आर्टरीज हैं जो कि ब्रेन तक ब्लड लेके जाती हैं। कैरोटिड आर्टरीज जो है वो हमारे फ्रंटल पेराइटल टेम्पोरल लूब्स जो होते हैं, ठीक है, ब्रेन के, वहाँ तक ब्लड लेके जाते हैं। इसके अलावा बेसल गेंगलिया जो है, जहाँ से हमारा जो ब्रेन स्टिम है वो स्टार्ट होता है, वहाँ तक लेके जाते हैं। और डाइएन्सेफेलान तक लेके जाते हैं। डाइएन्सेफेलान में आपका थैलेमस और हाइपोथैलेमस आता है। तो ब्रेन के इन हिस्सों तक जब ब्लड जाता है तो कौन सी आर्टरीज लेके जाती हैं? कैरोटिड आर्टरीज, इंपॉर्टेंट। अच्छा, वर्टिब्रल आर्टरी जो है वो हमारा जो है बेसिलर आर्टरी होती है, मतलब नीचे की तरफ से आती हैं और स्पेशली जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसके दोनों साइड्स पे मौजूद होती हैं। ठीक है, ये जो है राइट और लेफ़्ट साइड पे मौजूद होती हैं। और ये हमारे कहाँ कहाँ तक ब्लड लेके जाती हैं? मिडल एंड लोअर लूब्स तक, मिडल एंड लोअर टेम्पोरल लूब तक, ऑक्सीपिटल लूब्स तक, सेरेबेलम, ब्रेन स्टिम और कुछ डाइएन्सेफेलॉन के कुछ पार्ट्स तक। ठीक है, इसके पार्ट्स और इसकी जो मतलब कौन सी आर्टरी कहाँ तक ब्लड लेके जा रही हैं वो आपको पता होना चाहिए। कैरोटिड आर्टरीज़ के मतलब इसी तरह जा रहा होता है, ये आप देख सकते हैं कि नीचे से आके हार्ट से जो है कुछ आपके ब्रेन में, कुछ आपके फेस में जाके डिवाइड होती हैं। ये इसके ब्रांचेस निकलते हैं, इसके आपको नाम भी बताए गए हैं, तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। उसके आपको कुछ आर्टरीज़ और ये सारी चीज़ें वर्टिब्रल और बेसिलर ये बताए गए हैं। ठीक है, इसमें जो ये बिल्कुल बीच में जो है इसको हम कहते हैं मिड लाइन आर्टीरिया। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। सर्कल ऑफ वेलस वही है कि एक सर्कल बनाते हैं और जिस तरीके से पूरे ब्रेन में जो है वो आर्टरीज डिवाइड होती है। इसके नाम अगर आप एक नज़र देख लें तो सही है, वरना ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक मतलब स्ट्रोक जो है किस तरह डेवलप हुआ या किस तरह जो बॉडी में स्ट्रोक होता है, फालिज जिसको हम कहते हैं, ठीक है, तो वो पहले डिस्कवर कैसे हुआ, उसका पहले नाम क्या था, वो सब हिस्ट्री हम पढ़ेंगे। ये हिप्पोक्रेट्स एक साइंटिस्ट था जिसने डिस्कवर किया था, जिसको हम कहते हैं द फादर ऑफ मेडिसिन। तो ये भी आ सकता है कि द फादर ऑफ मेडिसिन इज़ डैश। कौन है? हिप्पोक्रेट्स। ठीक है, उसने जो है ये डिस्कवर किया था और पहले उसको जो है एक नाम दिया था एपोप्लेक्सी। एपोप्लेक्सी का मतलब होता है स्ट्रक डाउन बाय वायलेंस, मतलब ये कि कोई फसाद होना, किसी फसाद का या किसी इंजरी का या किसी वायलेंस का होना ब्रेन में, ठीक है, उसकी वजह से जो है एपोप्लेक्सी होता था, मतलब स्ट्रोक होता था, जो कि उस स्ट्रोक का ओल्ड नाम है।
पर्सन जो है वो उसमें क्या होता है, वही चीज़ें कि सडनली जो है पैरालाइज हो जाता है और उसकी सेहत ख़राब हो जाती है। सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट क्या चीज़ है, जो हम पढ़ते हैं स्ट्रोक, या फिर इसको हम ब्रेन अटैक भी कहते हैं, और इसमें जो है लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन होता है तकरीबन 24 आवर से ज़्यादा अगर ये रहें, ठीक है, आपके बॉडी को, फॉर एग्जांपल किसी को स्ट्रोक हो गया और 24 आवर्स के अंदर अंदर आपने उसको ट्रीट नहीं किया, तो फिर वो जाके आगे क्या करेगा, लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन कराएगा, मतलब ब्रेन को मज़ीद नुकसान पहुंचाएगा। इस्कीमिया जो है, इस्कीमिया मतलब होता है इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो, ब्लड की कमी आना, यानी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होता है, वो खैर बात की बात है, लेकिन आप सिंपल ये कह सकते हो कि इस्कीमिया है तो ब्लड की कमी है, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रोक को हम ब्रेन अटैक भी कहते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। कब होता है, occurs when there is no when there is ischemia to a part of the brain that results in death of brain cells। ब्रेन अटैक कब होगा, जब आपके ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंचेगा और ब्लड की जो मतलब जो रेंज है या जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो जब आपके ब्रेन को ब्लड नहीं मिलेगा तो ब्रेन के वो सेल्स जहाँ पे ब्लड की कमी है या ब्लड ब्लॉक्ड है, वो सेल्स डेड होना शुरू हो जाएंगे, वो ख़राब हो जाएंगे। इस कंडीशन को हम स्ट्रोक कहते हैं, ठीक है। इसको जो है न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, मतलब ये जो है न्यूरोलॉजिकली बंदा ख़राब हो जाता है उसमें, और ब्रेन इंजरीज़ या फिर ब्रेन के जो टिश्यूज़ होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। अब इसके जो फैक्टर है या जो जिस वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं, उसमें दो किस्म के फैक्टर हैं, एक है मॉडिफाइबल, एक है नॉन मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल वो है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, मतलब एज है, अगर कोई बहुत ज़्यादा ओल्ड एज का बंदा है तो उसको स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है एक ख़ास एज पे है और जो है ओल्ड एज में स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अब वो तो अपना एज कम नहीं कर सकता, मतलब मॉडिफाई नहीं कर सकता। इसके अलावा सेक्स, मतलब फ़ीमेल है या मेल है, वो देखते हैं, वो तो अपना जेंडर नहीं चेंज कर सकते। रेस और हेरिडिटी, मतलब ये कि किस नस्ल से हैं या आपके हेरिडिटी में ये चीज़ है, फैमिली के अंदर मौजूद है या नहीं, ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि नॉन मॉडिफाइबल है। इसके अलावा मॉडिफाइबल वो है जो कि आप चेंज कर सकते हो, अपनी सेहत का ख्याल करके, अपने डाइट का ख्याल करके आप उसको चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ओबेसिटी है, ओबेसिटी को आप कम कर सकते हो। हाइपरटेंशन, HTN, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ आप छोड़ सकते हो या इसको कम कर सकते हो। अल्कोहल कंजम्पशन या हाइपर कोगेबिलिटी का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड क्लॉटिंग हो रही हो बॉडी के अंदर, ठीक है, तो उसकी वजह से भी स्ट्रोक हो सकता है, तो आप ब्लड क्लॉट्स को रोक सकते हो, ठीक है। हाइपरलिपिडीमिया, लिपिड लेवल ज़्यादा होता है जब बॉडी में, डायबिटीज़ मिलाइटस है किसी को, आर्टीरियल फिब्रिलेशन है, मतलब आर्टरीज ख़राब है। ओरल कंट्रासेप्टिव्स मतलब ये होते हैं कि बर्थ कंट्रोल पिल्स जो होते हैं, अक्सर फीमेल्स प्रेगनेंसी को रोकने के लिए लेती हैं, ठीक है, तो उनकी वजह से भी हो सकता है, अगर वो ना लें तो स्ट्रोक के चांसेस कम होते हैं। फिज़िकल इनएक्टिविटी, मतलब कोई बंदा कुछ काम ही नहीं कर रहा हो, बस पड़ा रहता है। किसी को सिकल सेल डिजीज़ है, कोकेन वगैरह लेते हैं, मतलब नशा वगैरह करते हैं, तो उनको ये मसले ज़्यादा हो सकते हैं। अच्छा जी, हाँ, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ CVA मतलब ये कि जो हमारा कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट्स होते हैं उसके मुख्तलिफ़ किस्म के टाइप्स हैं। मेनली इसके दो टाइप्स हैं, एक है इस्केमिक, एक है हेमरेजिक। इसमें जो लेस कॉमन है, मतलब जो बहुत ज़्यादा कम होता है, वो है हेमरेजिक, लेकिन ये ख़तरनाक ज़्यादा है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हेमरेजिक जो है, हेमरेजिक स्ट्रोक, वो ज़्यादा ख़तरनाक है लेकिन लेस कॉमन है, ज़्यादा होता नहीं है। और दूसरा है इस्केमिक, ये जो है बहुत ज़्यादा होता है लेकिन इतना ख़तरनाक नहीं है, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसमें जो है लेस कॉमन बताया हुआ है कि ये जो हेमरेजिक स्ट्रोक है ये बहुत ज़्यादा कम होता है, लेस कॉमन है। और इसमें हेमरेज का आपको पता ही है कि ब्लीडिंग होती है, मतलब आपके ब्लड वेसल जो है आपके ब्रेन के अंदर वो फट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होती है और स्ट्रोक या फिर ब्रेन अटैक हो जाता है। किस वजह से? हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है, एन्यूरिज्म की वजह से हो सकता है। एन्यूरिज्म का मतलब होता है कि आपके आर्टरीज़ में जो है बल्ज आउट हो जाती हैं या फिर उसमें बलून लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे हवा भर जाती हैं और ब्लड आगे नहीं जा पाता। आर्टीरियो वेनस माल फॉर्मेशन, मतलब आर्टरीज या फिर वेंस में मसला है, हेड इंजरी है। ब्लड डिस्केरियसिस है, मतलब ये कि इम्बेलेंस है, ठीक है, ब्लड जो है वो
बहुत ज़्यादा कम जा रही हैं तो उसकी वजह से ये मसला हो सकता है, या बहुत ज़्यादा जा रही है तो भी हो सकता है। दूसरा है, स्पेशली हम ज़्यादा पे फोकस करेंगे, जब ब्लड बहुत ज़्यादा हो तो हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकता है। दूसरा है इस्केमिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक जो है वो मोस्ट कॉमन है, ये सवाल पूछे जा सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये किस वजह से होता है, जब ब्लड की कमी आ जाए सेरेब्रल वेसल में, ठीक है, ब्लड ब्रेन तक ब्लड सही नहीं पहुंच पा रहा तो उसमें जो है इस्केमिक स्ट्रोक हो सकता है। ये जो है मोस्ट कॉमन है, और ये तकरीबन 70 to 80% यही होता है, बाकी जो 20 to 30% है वो हेमरेजिक स्ट्रोक होता है, ठीक है। और इसमें वही है कि ज़्यादातर जब थ्रोम्बोसिस या एम्बुलाई आ जाए, मतलब ये कि क्लॉट हो, ठीक है, ब्लड वेसल के अंदर जब क्लॉट आ जाए तो फिर ये मसले इस्केमिक स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके इस्केमिक स्ट्रोक के भी फिर मज़ीद कुछ टाइप्स है, जिसमें सबसे पहला है इस्केमिक पेनम्ब्रिया। इस्केमिक पेनम्ब्रिया जो है ये सेंट्रल कोर ऑफ डेड ऑफ डाइंग सेल, मतलब ऑलरेडी जो हमारे ब्रेन के अंदर कुछ डेड सेल्स हैं इस्केमिक स्ट्रोक की वजह से, उनके आसपास के जो सही सेल्स है, ठीक है, मतलब आपको स्ट्रोक हुआ, आपके ब्रेन के सेल जो है वो डेड हो गए, तो उन डेड सेल के आसपास जो लिविंग या जो सही सेल्स है, ठीक है, उनको भी ख़तरा होता है, ठीक है। उन सेल्स को हम क्या कहते हैं, पेनम्ब्रा, ठीक है। तो ये जो टाइप ऑफ इस्केमिक स्ट्रोक है, इस्केमिक पेनम्ब्रा, इसमें वो सेल जो सराउंडिंग सेल्स होते हैं जहाँ पे इस्कीमिया हुआ है या जहाँ पे इस्केमिक स्ट्रोक हुआ है, ठीक है, उसके सराउंडिंग के जो लिविंग सेल्स हैं उनको ख़तरा होता है, और उनमें अगर इस्केमिक स्ट्रोक हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, इस्केमिक पेनम्ब्रा। ये जो है वो जो लिविंग सेल्स होते हैं, मतलब जो सही होते हैं, पेनम्ब्रा जिसको हम कहते हैं, पेनम्ब्रा वही सेल है जो कि ख़तरे में होते हैं, ठीक है। वो मार्जिनल ब्लड फ्लो जो है वो रिसीव करते हैं। मार्जिनल ब्लड फ्लो का मतलब होता है कि कभी ब्लड तेज़ कभी ब्लड कम, ठीक है, उसकी वजह से उनका जो बैलेंस होता है वो ख़राब हो जाता है और वो भी स्ट्रोक में चले जाते हैं। लेकिन फिर उस स्ट्रोक का नाम चेंज होगा, वो क्या होगा, इस्केमिक पेनम्ब्रिया, ठीक है। ये आपको बताए गए हैं इसमें कि ये जो डेड सेल्स है, ये देखें, इसको हम क्या कहते हैं, या जो टिश्यूज़ है आसपास जो कि रिस्क पे हैं इस्केमिक स्ट्रोक के, इसको हम पेनम्ब्रा कहते हैं। दूसरा है ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। इसमें जो है मतलब ये भी इस्केमिक अटैक है, ऑक्सीजन की कमी या ब्लड की कमी है, ठीक है, जो कि तकरीबन 24 आवर से कम टाइम के लिए रहता है। ये थोड़ा सा टेम्परेरी है कि ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहता, तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए रहता है या उससे भी कम, ठीक है, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। ये जो है ब्रेन एंजाइना, जिसको हम जिस तरह हार्ट अटैक हम कहते हैं ना, तो ये ब्रेन का अटैक है, ब्रेन एंजाइना कहते हैं, और ये मिनी स्ट्रोक भी कहलाता है, मतलब छोटा सा स्ट्रोक मिनी स्ट्रोक कहलाता है, ठीक है। ये जो है टेम्परेरी डिस्टर्बेंस, एंड वही बता दिया कि अगर आपके ब्रेन में टेम्परेरी थोड़े से टाइम के लिए कोई डिस्टर्बेंस आ जाए ब्लड फ्लो में, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। थोड़े से टाइम के लिए, 1 से 2 घंटे के लिए या उससे भी कम टाइम के लिए अगर ब्रेन में जो है वो ब्लड का डिस्टर्बेंस आ जाए, ब्लड फ्लो कम हो जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से जो स्ट्रोक होगा उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब जो आर्टरीज़ है वो हार्ड हो चुकी हैं, उसके अंदर फैट्स जमा हो चुके हैं और वो जो है इलास्टिक नहीं है, तो उसकी वजह से हो सकता है। या एम्बोलाई, एम्बोलाई मतलब होता है ब्लड क्लॉट जो कि घूमता रहता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर घूमता रहता है, तो वो जाके किसी जगह पे अटक जाएगा, जब वो स्टक हो जाएगा तो आगे जाके ब्लड पास नहीं होगा, तो इसकी वजह से ये मसला हो सकता है। इसके अलावा थर्ड जो टाइप है इसका, दैट इज़ लार्ज वेसल या फिर थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो है मोस्ट कॉमन है, मतलब इस्केमिक स्ट्रोक जितने भी है उसमें जो सबसे ज़्यादा होता है वो लार्ज वेसल स्ट्रोक है, ठीक है। और इसमें जो है एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है, मतलब जो हमारे लार्ज वेसल है वो ज़्यादातर इसमें अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। इसमें जो है थोड़े से मतलब एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स का मतलब होता है फैट्स या इस तरह चर्बी के या इस तरह कुछ चीज़ें आपके आर्टरीज़ में जमा होती हैं और वो उन आर्टरीज़ को ब्लॉक करती हैं, ठीक है, प्लेक्स जिसको हम कहते हैं, जिसकी वजह से आर्टीरियल बाइफर्केशन हो जाती है। आर्टीरियल बाइफर्केशन का मतलब होता है
ब्लड वेसल्स या फिर आर्टरीज़ का ब्लॉक हो जाना, या जो आर्टरीज़ मतलब जैसे हमारे हार्ट से एवोर्टा निकलता है, ठीक है, तो वो जाके आगे मज़ीद पार्ट्स में डिवाइड होता है, 2-3 पार्ट्स में जाकर डिवाइड होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे वो डिवाइड हो रहा है और उसी पॉइंट पे अगर कोई क्लॉट आया, कोई वहाँ पे प्लेक आया, ठीक है, उसकी वजह से जो आपको स्ट्रोक होगा उसको हम कहेंगे लार्ज वेसल स्ट्रोक, ठीक है। इसमें वही बताए गए हैं कि बाइफर्केशन वाले जो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे लार्ज आर्टरीज छोटे छोटे आर्टरीज में जाके डिवाइड होते हैं, वो साइड्स जो है वो जगह बहुत ज़्यादा इसमें कॉमन होते हैं, मतलब यहाँ पे जो है लार्ज वेसल स्ट्रोक ज़्यादा होता है। इसके जो है इंटरनल कैरोटिड जो है इसमें ज़्यादा होता है, वर्टिब्रल आर्टरी में ही ज़्यादा होता है, और जहाँ पे बेसल और आर्टरीज एक साथ मिलती हैं, तो जब वो मिलती है जिस पॉइंट पे, वहाँ पे जो है ये चीज़ हो सकती है। इसके अलावा सेरेब्रल इंफार्क्शन जो है वो हो सकता है। सेरेब्रल इंफार्क्शन का मतलब ये कि सेरेब्रम में जो है वो ब्लड की कमी होगी, तो कोई छोटा मोटा हादसा हो, जैसे हम मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं ना, हार्ट अटैक, तो सेरेब्रल अटैक हो सकता है, मतलब आपका ब्रेन में जो है वो हो सकता है। इसकी वजह से, किस चीज़ की वजह से? एक्यूट लोकल थ्रोम्बोसिस, मतलब अचानक ही कोई क्लॉट बन गया उसकी वजह से होगा। एक्लूजन भी क्लॉट में आता है या कोई डिस्टर्बेंस में आता है, ठीक है, द साइन ऑफ मतलब जहाँ पे वो एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ है, तो उसी पॉइंट पे ये चीज़ हो सकती है। यूजुअली थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक्स आर सीन इन ओल्डर पर्सनस। थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक जो है वो कहाँ होता है? जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनमें ज़्यादा होता है, और इसमें जो मेन प्रॉब्लम है वो एथेरोस्क्लेरोटिक है या फिर फेरेब्रल आर्टरी डिजीज़ है। किसी को जो है आर्टरीज़ का मसला हो, ठीक है, या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस हो, उनको ये चीज़ ज़्यादा होती है। इसमें जो है ब्रेन का कॉर्टेक्स स्पेशली इफेक्ट होता है। कॉर्टेक्स क्या चीज़ है? आउटर लेयर ऑफ द ब्रेन है, ब्रेन का जो आउटर लेयर है, ठीक है, जो कि सेरेब्रम के इर्द गिर्द और स्पेशली टॉप पे मौजूद होता है कॉर्टेक्स। तो ये जो है वो लेयर उस लेयर को, मतलब कॉर्टेक्स को जाके इफ़ेक्ट करते हैं। जब वो इफ़ेक्ट होगा तो मुख्तलिफ़ किस्म के मसले होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एफेजिया, एफेजिया मतलब लैंग्वेज डिसऑर्डर, क्योंकि सेरेब्रम से हमारा लैंग्वेज कंट्रोल है, ठीक है, तो जब सेरेब्रम में मसला होगा तो ज़ाहिरी बात है हम बोल नहीं पाएंगे। इसके अलावा विजुअल डिफेक्ट, विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स हो सकते हैं, मतलब नज़र में मसला आ सकता है। वो चीज़ें जो है हमें धुंधली सी या फोगी टाइप चीज़ें या ब्लर नज़र आएंगी। और इसके अलावा ट्रांजिएंट मोनोक्लोनल ब्लाइंडनेस, ट्रांजिएंट मोनोक्लोनल ब्लाइंडनेस का दूसरा भी नाम है इमारोसिस फेगस, ठीक है। ये जो है इसका मतलब होता है कि इसमें भी विजन ख़राब हो जाती है, लेकिन स्पेशली इसमें वन आई जो है वो ज़्यादा अफेक्टेड होती है। कुछ सेकंड्स के लिए या तकरीबन 1 मिनट के लिए जो है वो वन आई अफेक्टेड होती हैं और विजुअल डिस्टर्बेंसेस जो हो जाती हैं। इसमें वही चीज़ें फोगी और ब्लर नज़र आएंगी। अच्छा, इसके अलावा स्मॉल वेसल स्ट्रोक्स है। स्मॉल वेसल नाम से ही पता चलता है कि छोटे छोटे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें अगर कोई क्लॉट वगैरह आ जाए तो उसमें वो हो सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? लेकुनार इन्फार्क्ट्स। लेकुनार इन्फार्क्ट्स वो स्ट्रोक्स होंगे या वो इन्फार्क्शंस होंगे जो कि स्मॉल वेसल्स में होते हैं। तकरीबन जो 1.5 to 2 सेंटीमीटर उनकी साइज़ होती है, या 3 to 4 मिलीमीटर, ठीक है, उसमें होता है। लोकेटेड इन डीपर नॉन कॉर्टिकल पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, मतलब इससे पहले जो हमने पढ़ा वो कॉर्टेक्स में था, लेकिन ये कॉर्टेक्स में नहीं होगा, ये नॉन कॉर्टिकल पार्ट में, मतलब जहाँ पे कॉर्टेक्स नहीं है, सेरेब्रम के अलावा के ब्रेन के जो पार्ट्स है ये वहाँ पे होगा। स्पेशली जो है ब्रेन स्टेम को जो है ये अफेक्ट करता है, बेसल गेंगलिया और ब्रेन स्टेम को। इसके जो है आपको मुख्तलिफ़ किस्म के कॉजेज़, मतलब जो इसके 6 मेन कॉजेज़ है या बेसिक्स कॉजेज़ है, वो क्या है? एम्बोलिज्म, ब्लड क्लॉट, ठीक है, हाइपरटेंशन, या फिर स्मॉल वेसल ओक्लूसिव डिजीज़, मतलब स्मॉल वेसल अगर ब्लॉक है, ठीक है, उसमें कोई मसला है। हेमाटोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़, ब्लड डिसऑर्डर है किसी को, या किसी को जो है स्मॉल इंट्रा सेरेब्रल हेमरेजेस है, ब्लड के जो इंट्रा सेरेब्रम के अंदर जो छोटे छोटे ब्लड वेसल होते हैं, अगर वो ब्लीडिंग कर जाएं, ख़राब हो जाएं, फट जाएं, ठीक है, उनको ये मसला मतलब ये भी एक कॉज है। इसके अलावा वेजोस्पेज़म मतलब ये जो ब्लड वेसल्स है वो बहुत ज़्यादा तंग हो जाए, नेरो होता है, ठीक है, तो नेरो होने की वजह से जो है ये स्मॉल वेसल स्ट्रोक हो सकता है। इसके अलावा
कार्डियोजेनिक एम्बोलिक स्ट्रोक है। ये जो है किस वजह से होता है? कॉज बाय मूविंग ब्लड क्लॉट ट्रेवल दैट फ्रॉम इट्स ओरिजिन टू द ब्रेन। हमारे ब्लड वेसल्स में जो है कोई भी क्लॉट एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा होता है, ठीक है, तो वो जाके ब्रेन तक पहुंचता है। जब वो ब्रेन तक पहुंचता है तो जाहिर बात है ब्रेन में वो क्लॉटिंग करेगा। जब ब्रेन में क्लॉटिंग करेगा तो ब्रेन के किसी एरिया को ब्लड बंद होगा। जब ब्लड बंद हो जाएगा तो आगे जाके स्ट्रोक होगा, जो कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये जो है हमारा प्रॉक्सिमल सेरेब्रल वेसल जो है, मतलब आगे की तरफ के जो सेरेब्रल वेसल्स है, जो सेरेब्रम के जो ब्लड वेसल्स है, ठीक है, वो ख़राब करते हैं। स्पेशली जो लॉजिंग एट बाइफर्केशंस, मतलब जहाँ पे वो डिवाइड होते हैं ना, जहाँ पे एक आर्टरी से मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांचेस डिवाइड होते हैं, ठीक है, तो उसी पॉइंट पे ये जाके मतलब ये ब्लड क्लॉट जो है अटक जाता है और जाके आगे कार्डियोजेनिक एम्बोलिक स्ट्रोक कॉज कराता है। कार्डियोजेनिक इसको हम क्यों क्यों कहते हैं? क्योंकि ज़्यादातर ये जो क्लॉट होता है ये हार्ट से ही आ रहा होता है, तो हार्ट से आके ब्रेन में अटक जाता है। इसके लिए इसलिए इसको हम कार्डियोजेनिक एम्बोलिक स्ट्रोक कहते हैं, ठीक है। सेरेब्रल आर्टरी में ये ज़्यादा होता है। मिडल सेरेब्रल आर्टरी जो है वो फ्रीक्वेंट साइड, मतलब बहुत ज़्यादा जब भी कार्डियोजेनिक एम्बोलिक स्ट्रोक होता है तो उसका ज़्यादातर जो फ्रीक्वेंट साइड है वो मिडल सेरेब्रल आर्टरी होती हैं। इसके अलावा ऑल द मोस्ट सेरेब्रल एम्बोली ओरिजिनेट फ्रॉम अ थ्रोम्बस इन द लेफ्ट हार्ट, मतलब हार्ट का जो लेफ़्ट साइड है, जो लेफ़्ट साइड से ब्लड आ रहा होता है, ठीक है, तो वहाँ से ही कोई जो है वो एम्बोली आया। एम्बोली मतलब जो मूविंग ब्लड क्लॉट होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से। दे आल्सो में ओरिजिनेट इन एथेरोस्क्लेरोसिस प्लेक। एथेरोस्क्लेरोसिस प्लेक का मैंने बताया कि ब्लड आर्टरीज़ के अंदर जब कोई भी प्लेक आ जाए, प्लेक का मतलब कोई भी क्लॉट बनाने वाली चीज़, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फैट आया, तो फैट भी शायद वो भी ट्रेवल कर जाएं और ब्रेन तक पहुंच जाए और किसी भी जगह पे जो है जाके वो अटक जाएं, तो कार्डियोजेनिक एम्बोलिक स्ट्रोक करा सकते हैं। द एम्बोलस ट्रेवल्स क्विकली टू द ब्रेन एंड बिकम्स लॉज, मतलब ये कि एम्बोलस जो है, जो क्लॉट है, वो बहुत जल्दी ब्रेन तक पहुंचता है और किसी जगह पे लॉज हो जाता है। लॉज होना मतलब किसी जगह पे रुक जाना, किसी जगह पे लॉक होना। लॉज का मतलब आप लॉक ही ले लें, ठीक है, स्मॉल आर्टरीज में जाके वो जो है वो लॉक हो जाता है, आगे नहीं जा पाता, और ये जो है मसला कराते हैं आगे। नेक्स्ट वन इज़ हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक जो है ये फ्रीक्वेंटली फेटल स्ट्रोक है। फ्रीक्वेंटली फेटल स्ट्रोक का मतलब ये कि इससे बहुत ज़्यादा अमवात होती है, ये ज़्यादा ख़तरनाक है, ठीक है, इससे बंदे की डेथ हो सकती है। एज ए स्पॉन्टेनियस हेमरेज इनटू द ब्रेन सब्सटेंस, मतलब जब भी ब्रेन के अंदर हेमरेज होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, उसकी वजह से हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। इसमें स्ट्रोक क्यों होगा? ज़ाहिरी बात है, हेमरेज ब्लीडिंग क्यों होगी? जब आपके कोई भी ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, तो वो ब्लड कहाँ जाएगा? आपके ब्रेन में फैल जाएगा, आपके ब्रेन के टिश्यूज़ में फैल जाएगा, तो हेमरेजिक स्ट्रोक होगा। इसकी वजह से क्या होगा? आपके ब्रेन में एडिमा होगा, आपका ब्रेन जो है वो कंप्रेस हो जाएंगे, मतलब दब जाएंगे, ठीक है, और ब्लड वेसल जो है वो स्पेज़म में चले जाएंगे, मतलब जाम हो जाएंगे, उसमें ब्लड नहीं जाएगा आगे, ठीक है। इसमें जो है ज़्यादातर जो इसके मोस्ट कॉमन काजेज़ है वो है एडवांस एज और हाइपरटेंशन। इस्केमिक स्ट्रोक्स के वही जो मतलब अभी जो हमने पार्ट्स पढ़े, ठीक है, मतलब इसको हम तकरीबन मज़ीद 5 यही मज़ीद नहीं बल्कि यही 5 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें लार्जर आर्टरी थ्रोम्बोसिस जो है, मतलब जो लार्ज आर्टरीज होती हैं उसमें जो थ्रोम्बोस होता है, मतलब क्लॉट होता है, ठीक है, तो तकरीबन 20% स्ट्रोक जो है इसकी वजह से होता है। स्मॉल पेनिट्रेटिंग आर्टरी थ्रोम्बोसिस जो है 25% है, स्मॉल आर्टरीज वाला। कार्डियोजेनिक एम्बोलिक स्ट्रोक जो अभी हमने पढ़ा वो 20% है। क्रिप्टोजेनिक जो है वो 30% है। क्रिप्टोजेनिक का मतलब होता है कि अनसर्टन ओरिजिन, उसका कोई ख़ास ओरिजिन या कोई ख़ास जगह मालूम नहीं है कि वो कहाँ पे जाके ब्लड क्लॉट हुआ, लेकिन स्ट्रोक हो गया बस। और अदर जो है मतलब इधर उधर के जो वो 5% है। इसका डायग्नोज कैसे होता है? डायग्नोज जो है वो स्ट्रोक को देख के होता है कि कंप्लीट हिस्ट्री लेते हैं, उसका फिज़िकल और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है, उससे हमें पता चल जाता है। इसमें जो है प्रीवियस अगर इसको कोई ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक हुआ है, या कोई छोटी सी जैसे हमने मिनी स्ट्रोक पढ़ा, अगर वो हुआ है, या अगर कोई पहले से हुआ है तो कब हुआ था, कितना हुआ था,
कितने टाइम के लिए हुआ था, ठीक है। और ये सारी चीज़ सिस्टम प्रोग्रेशन देखते हैं हम इस चीज़ में। और स्पेसिफिक फोकल सिम्टम्स, मतलब उसके जो ख़ास सिम्टम्स होते हैं वो देखते हैं। इसमें आपको वही सारी चीज़ें जो कि अभी हमने आपको बताई, वो साइट्स बताए गए हैं कि कहाँ कहाँ। इंट्राक्रेनियल एथेरोस्क्लेरोसिस बताए गए हैं, पेनिट्रेटिंग आर्टरी डिजीज़ बताई गई हैं, ठीक है। ये पेनिट्रेटिंग आप देखें, बाहर से देखो, बाहर से जो है वो आर्टरीज पेनेट्रेट हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं। आर्ट पेनेट्रेशन का मतलब होता है बाहर से किसी चीज़ के अंदर कुछ आना। ये देखो, इसके अलावा फ्लो कैरोटिड स्टेनोसिस होता है, मतलब ब्लड जो है वो इसमें कम जाएगा ना, ये ऑलरेडी जाम हुआ है। लेफ़्ट वेंट्रिकुलर थ्रोम्बी है। ये आप देखें जहाँ जहाँ पे ये जो रेड कलर है, तो मतलब यहाँ पे साइट्स ऑफ स्ट्रोक्स हैं। इसके अलावा सीटी स्कैन कराते हैं, एमआरआई और एमआरए कराते हैं, इसके फुल फॉर्म बताए गए हैं, एंजियोग्राफी वगैरह। इसके अलावा पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, पीईटी, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, ये क्या चीज़ है? एक इमेजिंग टेस्ट है, मतलब एक इमेज शो कराते हैं आपको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के ज़रिए, ठीक है, जिसमें आप बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के डिजीज़ देखते हैं। मतलब ये एक, जैसे हम वो करते हैं ना प्रेगनेंसी के लिए या फिर किसी चीज़ को देखने के लिए जो टेस्ट करते हैं, तो इसी तरह पीईटी भी है। इसमें आप बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के डिजीज़ के लिए इमेजिंग टेस्ट करते हो, ठीक है। और ये सिर्फ स्ट्रोक के लिए नहीं होता, बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज़ हो उसके लिए आप पीईटी कर सकते हो। जैसे कि कोई कैंसर है, कोई और मसला है, ठीक है, या स्ट्रोक है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हो। इसके अलावा सिंगल फोटॉन इमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी, इसमें जो है फोटॉन इमिशन और ये सारी चीज़ें जो है वो बम्बार्ड करते हैं, तो उससे पता चलता है। पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी और सिंगल फोटॉन जो है ये वही बताई। न्यूक्लियर स्टडीज़ है, जो प्रोटॉन और फोटॉन वगैरह चीज़ें होती हैं, वो जो है यूज़ करके पता चल जाता है, जिससे जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो, मतलब बॉडी के अंदर जब वो जाते हैं तो पता चलता है कि ब्लड फ्लो किस तरह है बॉडी के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है, कहाँ पे कितना ब्लड जा रहा है, कम जा रहा है, ज़्यादा जा रहा है। और मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उनका भी पता चल जाता है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे CBC, ठीक है, वो देखा जाता है, उसका टेस्ट किया जाता है कि ब्लड कितना है, प्लेटलेट काउंट, प्रोथ्रोम्बिन टाइम का मतलब कि अगर ब्लीडिंग हो जाए तो वापस कितने मिनट या कितने टाइम में वो रुकता है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग टाइम, इलेक्ट्रोलाइट्स, ब्लड ग्लूकोज, रेनल और हेपेटिक स्टडीज़, और ये सारी चीज़ें उसमें देखते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इसमें थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स देते हैं। थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स वो एजेंट्स हैं जो कि ब्लड क्लॉट को जो है वो ब्रेक डाउन कराते हैं, ब्लड क्लॉट को तोड़ते हैं, ठीक है, थ्रोम्बोलाइटिक। तो इसमें जो है स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, रिकम्बिनेंट टिश्यू टाइप, और ये सारी चीज़ें हम इसमें देते हैं। और इसमें प्लेटलेट इनहिबिटिंग मेडिकेशन देते हैं, मतलब ऐसे मेडिसिन देते हैं जो प्लेटलेट्स को इनहिबिट करें, ब्लड क्लॉट ना कराएं, ठीक है, एस्पायरिन उसमें आता है। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का पेन जो है वो बहुत ज़्यादा इजी है। हम कहते हैं कि ये सब्जेक्टिव फीलिंग है, मतलब सिर्फ आपको महसूस होगी। इसमें जो है आपके टिश्यूज़ डैमेज हो सकते हैं, या फिर आपको जो है कोई प्लेजेंट अनप्लेजेंट चीज़ है, मतलब ये एक अनप्लेजेंट आपको चीज़ महसूस हुई, आपको कोई इंजरी हुई, या आप इमोशनली अगर आपको दुख महसूस हो रहा है, तो वो भी पेन में ही आता है, ठीक है। रियल या पोटेंशियल डैमेज हम कहते हैं। मतलब अनप्लेजेंट सेंसेशन ये कि आपको किसी ने मारा है, आपको चोट लगी, सेंसरी जो चीज़ें होती हैं ना, वो अनप्लेजेंट, या फिर इमोशनली अगर आप मतलब डिस्टर्ब है, तो वो भी आपके पेन में आएगा। इसके 3 टाइप्स हैं, नोसिसेप्टिव या फिर इमीडिएट पेन, जो कि किसी इंजरी की वजह से आपको हुआ अचानक, उसको हम टाइप 1 में काउंट करते हैं। टाइप 2 वो है जो किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से है, ठीक है। टाइप 3 वो है जो नेट्रोपैथिक है। नेट्रोपैथिक मतलब कि किसी नर्व इंजरी की, आपके न्यूरॉन डैमेज हो गए उसकी वजह से। अच्छा, पेन जो है, ये जो चीज़ें बताई गई हैं, सेल इंजरी, फास्फोलिपिड, फास्फोलाइपेजेस, AA, और ये सारी वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर पेन डिवेलप होता है, ठीक है। जैसे आपके सेल इंजरी हो गए तो क्या होगा, आपका जो है वो पेन आपको महसूस होगा। इसके अलावा फास्फोलिपिड है। फास्फोलिपिड जो है नॉर्मली तो लिपिड्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर एक टाइप ऑफ लिपिड है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड
फॉस्फोलिपिड्स। वो क्या काम करते हैं, जब आपको कोई इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो ये जहाँ वहाँ जाके स्टोर होता है और पेन इंड्यूस कराते हैं। फॉस्फोलिपिड्स पेन प्रोड्यूस करते हैं। और बाकी जो चीज़ें हैं ये भी पेन से रिलेटेड है, जैसे नोसिसेप्टर। नोसिसेप्टर जो है पेन को महसूस करने वाले सेप्टर है। एंडोर्फिन बताया गया है। एंडोर्फिन वो चीज़ें जो कि नेचुरल पेन किलर है बॉडी के अंदर। ये मैं आपको जस्ट उस बता रहा हूँ, आप अगर डिटेल से देखना चाह रहे हैं तो आप गूगल करके देख सकते हैं। इसके अलावा कापा एंड गाबा बताया। कापा एंड गाबा रिसेप्टर वो रिसेप्टर है जो कि पेन को बंद कराते हैं। मतलब आपके दो न्यूरॉन्स के बीच में जो है एक ब्लॉक आ जाता है और वो जाके पेन को आगे नहीं बढ़ने देता, ब्रेन तक नहीं पहुंचने देता, तो आपको पता नहीं चलता कि ब्रेन, मतलब ये वो सारी चीज़ें जो कि पेन से रिलेटेड है आपके बॉडी के अंदर। अच्छा जी, ये बताया गया है आपको, गेट थ्योरी आपने पढ़ी होगी सेकंड सेमेस्टर में। इसमें जो है ये बताया गया है कि पेन आपके ब्रेन में या आपके स्पाइनल कॉर्ड में डॉर्सल रूट के ज़रिए आता है। ये आप देख लीजिएगा। जब आपको पेन महसूस होता है तो किस न्यूरॉन के ज़रिए महसूस होगा, सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए। वो जाएगा, वो न्यूरॉन आपके स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल रूट में, मतलब पिछले वाले हिस्से में, ठीक है। और वहाँ से वो ब्रेन तक जाएगा। ब्रेन से जो रिस्पांस आएगा वो फिर वेंट्रल रूट के ज़रिए आएगा, और जहाँ पे मतलब आपने फिर रिस्पांस देना है जिस तरीके से, वो आप फिर दे सकते हो। ये भी वही सारी चीज़ें आपको बताई गई है। डिसेंडिंग वो होगा जो कि वापस आ रहा है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो वो क्या होगा, रिस्पांस होगा। और असेंडिंग वो होगा जो कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होगा। असेंडिंग डिसेंडिंग तो आपको पता है ना, जैसे ये है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो पेन रिसेप्टर है ये इस तरह आ रहा है, और ये जो पीछे वाला जो रास्ता है इसमें आके ब्रेन तक आ रहा है, स्पाइनल कॉर्ड तक आ रहा है, और स्पाइनल कॉर्ड में ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। ये असेंडिंग पाथवे है। लेकिन जैसे ही ये ऊपर से आएगा तो ऊपर से ये इस तरह आके आपके जो है वेंट्रल रूट से बाहर जाएगा। जब ये वेंट्रल रूट से बाहर जाएगा तो ये जो है आप उसको रिस्पांस दोगे, ठीक है। इस चीज़ को जो है हम गेट थ्योरी कहते हैं। आपने सेकंड सेमेस्टर में हमने डिटेल से पढ़ा था, आपको याद होगा। ये बस ये पाथवे हैं कि किस तरह जो है वो आपका जो नोसिसेप्टर है वो चीज़ फील करते हैं, किस तरह वो जाता है और किस तरह वो वापस आता है। पेन जो हम महसूस करते हैं तो वो किस रूट के ज़रिए स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, डॉर्सल रूट के ज़रिए। और उसको जब हम रिस्पांस देते हैं तो फिर हम वो वेंट्रल रूट के ज़रिए देते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा एंडोर्फिन है। एंडोर्फिन हमारे बॉडी के अंदर एक ऐसे केमिकल्स है जो कि नेचुरली जो है वो पेन को कम करने की कोशिश करते हैं। इसको हम नेचुरल पेन किलर्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो है स्पेशली दो न्यूरॉन्स के बीच में आता है, उस जगह को ब्लॉक करता है। जब वो ब्लॉक करता है तो वो इनहिबिट हो जाता है, हमें पेन महसूस नहीं होता। अच्छा जी, अब नेक्स्ट वन इज़ एक्यूट पेन। एक्यूट पेन वो पेन है जो कि सडनली आपको महसूस होता है, ठीक है। प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म में, ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म में आता है। फॉर एग्जांपल आपको कोई चोट लगी तो आपको सडनली दर्द महसूस होगी। ये बॉडी का एक मैकेनिज़्म होता है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म एक्यूट पेन में, ठीक है। जो कि एक मतलब जिसमें आप पेन एक्सपीरियंस करते हो, सडनली पेन एक्सपीरियंस करते हो, ठीक है। सडन ऑनसेट है, मतलब अचानक आपको होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा, और बहुत ज़्यादा तेज़ पेन होता है, सीवियर पेन होता है। और ये तकरीबन अगर 6 मंथ से कम टाइम तक आपके बॉडी में ये पेन है। फॉर एग्जांपल कोई पेन है जो कि 2 से 3 दिन के लिए है, उसको आप एक्यूट पेन कहेंगे। 1 मंथ के लिए है तो भी एक्यूट पेन कहेंगे, 5 मंथ्स के लिए तो भी। लेकिन अगर 6 मंथ से ज़्यादा है फिर आप उसको एक्यूट पेन नहीं कह सकते, फिर आप उसको क्रॉनिक पेन कहेंगे। किस वजह से होता है ये एक्यूट पेन? किसी इंजरी या सर्जरी की वजह से, या कोई इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है। ये नीचे आपको फेरेंजाइटिस, एपेंडिसाइटिस और ओटाइटिस मीडिया का बताया गया। अच्छा जी, ये बताए गए हैं कि एक्यूट पेन जब आपको होता है तो आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आती हैं, ठीक है। आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है, आपका रिस्पायरेटरी रेट इंक्रीज़ होता है, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है, ठीक है। आपका जो स्किन है वो थोड़ा सा पेलर, मतलब येलो कलर की फ्लशिंग हो जाती है, मोटिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। आपके पीपल्स जो है वो डायलेट हो जाते हैं, ब्लड शुगर लेवल जो है वो
इंक्रीज़ हो जाता है। देखें ऊपर की तरफ एरो है। गैस्ट्रिक एसिड कम हो जाते हैं और गैस्ट्रिक जो है वो मतलब जो डाइजेशन है वो भी कम हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। अब आते हैं क्रॉनिक पेन पे, तो उन चीज़ों को उल्टा करके आप जो है वो देख सकते हैं। क्रॉनिक पेन में जो है वो मोर देन 6 मंथ्स होगा, लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा। फॉर एग्जांपल किसी को कमर में दर्द है, बैक पेन या कैंसर पेन है या किसी को अर्थराइटिस है, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए होता है, इसको हम क्रॉनिक पेन कहते हैं। इसके अलावा कुटेनियस पेन वो है जो स्किन के ऊपर होता है या उन टिश्यूज़ में जो स्किन के बिल्कुल आसपास है, मतलब बाहर की तरफ है, वो क्रॉनिक पेन है और ये बहुत ज़्यादा तेज़ पेन होता है, शार्प पेन होता है। इसके अलावा डीप सोमेटिक जो इंटरनली स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा डीप हो, मतलब बॉडी के बिल्कुल अंदर, जैसे मसल्स, जॉइंट्स, ब्लड वेसल जो कि काफ़ी अंदर है, ठीक है, उनमें अगर पेन हो तो हम उनको डीप सोमेटिक पेन कहेंगे। विजरल पेन जो इंटरनल ऑर्गन है एब्डोमिन और चेस्ट में, जो फॉर एग्जांपल हार्ट में, लंग्स में, इंटेस्टाइन में, स्टमक में, इनमें जो पेन होता है उसको हम विजरल पेन कहेंगे। रेनल पेन हो गया, पेप्टिक अल्सर पेन हो गया या कोलिसिस्टाइटिस पेन हो गया, ठीक है, इनमें जो है वो विजरल पेन है। रिफर्ड पेन वो है डिस्टेंट फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन, के इंजरी या कोई जो मतलब जिस चीज़ की वजह से आपको दर्द हो रहा है वो एक जगह पे है, लेकिन वो आपके बॉडी में किसी दूसरी जगह पे आपको फील हो रहा है, ठीक है। द एरिया रिफर्ड पेन इज सप्लाइड बाय द नर्व्स, वो जो है पेन नर्व के ज़रिए दूसरी जगह, फॉर एग्जांपल मेरे हाथ पे चोट लगी है लेकिन मुझे दर्द मेरे शोल्डर में महसूस हो रहा है, तो हाथ और शोल्डर तकरीबन अटैच है एक दूसरे के साथ, लेकिन मेरी उंगली पे चोट लगी है लेकिन वो महसूस कहाँ हो रहा है, मेरे शोल्डर में। इसको हम क्या कहेंगे, रिफर्ड पेन जो है वो न्यूरॉन के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जाता है, पहुंचता है, ठीक है, इसको हम रिफर्ड पेन कहते हैं। आई होप इट्स क्लियर। इसके अलावा नेट्रोपैथिक पेन वो है जो कि नर्व्स डैमेज की वजह से होता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया पढ़ा था, जब आपका वो CN5 डिस्टर्ब हो जाए या उसमें कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसकी वजह आपके फेस में आपको दर्द महसूस होता है, इस दर्द को हम नेट्रोपैथिक पेन कहते हैं। इसका न्यूरोलजिया जो है वो सीवियर, ब्रीफ, ऑफन रिपीटेटिव अटैक्स ऑफ थ्रोबिंग पेन, मतलब जब बार बार आपको पेन महसूस हो रहा हो और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक दर्द वाला हो ना, ठीक है, जो सीवियर हो, तो उसको हम न्यूरोलजिया कहते हैं, स्पेसिफिकली न्यूरॉन्स का पेन, ठीक है, या नर्व्स का। अच्छा, पोस्ट हर्पेटिक पेन वो पेन है जो कि हर्पीज़ वायरस की वजह से होता है, स्पेशली हर्पीज़ वायरस में वेरेसीला का बताया गया है, अगर आपके बॉडी में वो आ जाए, इन्फेक्शन कॉज करे, ठीक है, उस इन्फेक्शन की वजह से आपको जो पेन महसूस हो रहा हो, हर्पेटिक याद रखें तो मतलब हर्पीज़, ठीक है, उसकी वजह से आपको जो पेन महसूस हो रहा है दैट इज़ पोस्ट हर्पेटिक पेन। एंड दैट्स ऑल अबाउट डिजेनरेटिव डिसऑर्डर। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।